अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस प्लग्स। आज हम वेव्स के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं, तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है जी बीट्स से। बीट्स क्या होती हैं? व्हेन टू वेव्स हैविंग द स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स बट दे आर बोथ ट्रेवल विद द सेम स्पीड एंड सेम प्लेन, तो इसको हम कहते हैं कि ये बीट्स पैदा करेंगी। अब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यानी दो वेव्स की होनी चाहिए, तो कितनी स्लाइट? ज़्यादा से ज़्यादा 10 हर्ट्ज से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर 10 हर्ट्ज से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो बीट सुनाई नहीं देंगी, पैदा तो होंगी लेकिन सुनाई नहीं देंगी। टू वेव्स ऑफ द इक्वल एम्पलीट्यूड आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये इसकी कंडीशन है। दिस रिजल्टिंग पार्टिकल मोशन इज प्रोडक्ट ऑफ द टू ट्रैवलिंग वेव, यानी ये बीट्स जो है ये दो वेव्स का असल में रिजल्टेंट है। और ये आप देखें, ये वो दो वेव्स हैं और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होने से होता क्या है, ये इसकी ब्लू वेव जो है ये इनकी रिजल्टेंट वेव है। तो स्लाइटली डिफरेंट होने से होता ये है जी कि कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, जैसा कि इस वक्त हमें यहाँ नज़र आ रहा है। इसको मैं इस तरह भी दिखा सकता हूँ, ये देखें, ये तो मूविंग वेव है, ये स्टिल वेव है। तो यहाँ पे आप अच्छा अंदाज़ा कर सकते हैं, ये फ़र्ज़ कर लें ये 1 सेकेंड में 2 बीट्स पैदा हो रही हैं, यानी ये जो 2 हम्प हैं ये 2 बीट्स हैं। और 1 सेकेंड को मैंने 5 वक्फों में डिवाइड किया, कैसे? ये देखें जी, ऐसे। ठीक है, मोड ऑफ बीट प्रोडक्शन टी ज़ीरो होगा। जब ये ज़ीरो होगा तो तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे ये टी ज़ीरो है और ये t/4 होगा, तो टी 1/4 टी होगा, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और इसी तरह जब ये यहाँ पर होगा t/2 तो ये कंस्ट्रक्टिव होगा, और अगेन जब वो होगा क्या कि t3t/4 तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ये जैसा नंबर 5 पे दिखाया गया, और आगे से फिर नई वेव शुरू हो जाएगी और वो अगेन क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। इसको हम ट्यूनिंग फोर्स से भी कह सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये दो वेव्स या ये दो वेव्स दो ट्यूनिंग फोर्स की वेव्स हैं, तो क्योंकि 2 बीट्स पर सेकंड पैदा हो रही हैं तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक ट्यूनिंग फोर्स 30 हर्ट्ज़ का है और दूसरा ट्यूनिंग फोर्स 32 हर्ट्ज़ का है। तो फिर ये 2 बीट्स इस तरह पैदा हो जाएंगी। बहुत खूबसूरती के साथ ये डायग्राम बनाई गई है, एनिमेटेड, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह 5 वक्फों में इसको डिवाइड भी किया गया। अब बीट की कुछ और खासियतें भी हैं जिनको हमने यहाँ पढ़ना है। वन पार्ट इज़ अ साइन वेव विच ऑसिलेट्स विद द एवरेज फ्रीक्वेंसी, एक पार्ट इसका साइन वेव होता है और दूसरा पार्ट आप कह सकते हैं कि इसकी जो होती है वो एवरेज फ्रीक्वेंसी होती है। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी विच परसीव्ड बाय द लिसनर, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो एक लिसनर को सुनाई देगी, यानी ये एवरेज फ्रीक्वेंसी होगी 2 बीट्स की। यानी हम कह सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लें ये एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और F2 दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की। अच्छा, तो डिफरेंस भी हो सकता है। द अदर पार्ट इज़ अ कोसाइन वेव, तो इसके 2 पार्ट होते हैं असल में बीट्स की वेव के, एक साइन वेव एक और कोसाइन वेव। तो कोसाइन वेव बनती है वो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी से बनती है और उसमें भी 1/2 आता है। दिस टर्म कंट्रोल्स द एम्पलीट्यूड इन्वेलप ऑफ द वेव, जैसा कि मैंने अभी 2 इन्वेलप आपको दिखाए भी। और अगर आप ये देखें, मैं दोबारा से दिखाता हूँ, ये इसको इन्वेलप बोल रहा है। ये जो यहाँ पे ये मैंने डॉटेड लाइन ब्लू लगा के दिखाई है, इनको इन्वेलप बोल रहा है, और जो ये हम्प बन रहे हैं बड़े, इनको इन्वेलप बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कह रहा है कि ये इन्वेलप कंट्रोल करती हैं साइन और कोसाइन वेव मिलके। इट कॉजेज द परसेप्शन ऑफ बीट्स, तो ये बीट्स होती हैं। बीट्स असल में बनती कैसे हैं? देखिए, अगर एक गिटार प्लेयर है और वो गिटार को प्ले कर रहा है, जब वो गिटार को प्ले करेगा तो उसको लगेगा कि आवाज़ तारों को छेड़ने से छन छन के बजाय ठक ठक की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है बीट्स आ रही हैं। तो वो कभी तार को टाइट करेगा कभी लूज़ करेगा ताकि दोनों तारों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए। इसी तरह एक ढोल बजाने वाला है, जब वो ढोल की थाप मारता है तो उसको ढोल की थाप के बजाय ऐसे आवाज़ आती है जैसे लकड़ी पे कोई आवाज़ पैदा कर रहा है, तो उसको पता लग जाता है कि ढोल की एक तरफ की खाल टाइट है और एक तरफ की लूज़ है, तो वो दोनों को टाइट कर लेता है या दोनों को लूज़ करके उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर करता है। तो इस तरह एक फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हम सही भी कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को एक करेक्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करके। तो द बीट फ्रीक्वेंसी ये बड़ी अहम है। द बीट फ्रीक्वेंसी एक्चुअली द ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जैसा कि ये है। आप ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये भी कहा जा सकता है। ये बीट की सारी खासियतें हैं
इनको आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में आ जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसके लिए रेयर और सॉफ्ट स्पोर्ट और रिजिड स्पोर्ट से अगर रस्सी बंधी हो तो आप ये देखें, अगर वो सॉफ्ट स्पोर्ट से या रेयर स्पोर्ट से बंधी हुई है तो आप अगर उसको झटका देंगे और हम पैदा करेंगे तो क्रस्ट जाएगा। बिल फर्ज करें तो बाउंड्री से टकराने के बाद ये देखें क्रस्ट ही वापस आ जाएगा विदाउट एनी फेस चेंज। और रिजिड स्पोर्ट में क्या होगा, अगर स्पोर्ट रिजिड है तो हम्प जाएगा और आप देखेंगे कि ये अगर गया है क्रस्ट तो ये ट्रफ होकर यानी 180 के फेस शिफ्ट के साथ वापस आएगा। तो यानी इससे साबित हुआ कि वेव्स रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टेशनरी वेव्स। टू वेव्स विद द सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि स्टेशनरी वेव पैदा ही तब होती हैं जब वो दो वेव्स सेम प्लेन में सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के साथ अपोजिट ट्रेवल कर रही हो। और यहाँ पे वेव का एकदम एम्पलीट्यूड बड़ा तो हो जाता है लेकिन ये मैस और एनर्जी दोनों को ही ट्रांसपोर्ट नहीं करती। दिस एम्पलीट्यूड डज नॉट ट्रैवल। अभी मैंने बोला कि यहाँ पे हम पे एकदम बड़ा तो हो जाएगा लेकिन वो ट्रैवल नहीं करेगा, बट स्टैंड स्टिल एंड ऑसिलेट अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द कॉज ओमेगा टी। यानी ये भी बिल्कुल कॉज वेव की तरह बनेगा। और ये आप देख सकते हैं व्हेन टू वेव्स आर एग्जैक्टली इन सेम फेज विद ईच अदर दे ऐड टुगेदर। जब वो इन फेज होंगी तो ऑब्वियसली वो ऐड हो जाएंगी, यानी ये भी एक इंटरफेरेंस का फिनोमिना ही है। लेकिन डिफरेंट कैसे है, डिफरेंट ऐसे है कि इसमें दो वेव्स अपोजिटली ट्रेवल कर रही होती हैं। और व्हेन द टू वेव्स आर 180 आउट ऑफ फेज विद ईच अदर दे कैंसल ईच अदर। अगर इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी तो हो सकता है ना, अगर क्रस्ट पे और ट्रफ पे फॉल कर जाए और 180 के फेज शिफ्ट पे आ जाए यानी कि और ट्रैवल भी अपोजिट कर रहे हो तो फिर कंस्ट्रक्टिव की बजाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो द लोकेशन विद जीरो डिस्प्लेसमेंट आर नोड। इस पे कुछ अहम पॉइंट होते हैं जिनकी लोकेशन हमेशा यानी जिनकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहती है, उन पॉइंट्स को हम नोड कहते हैं। द लोकेशन विद द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के जो पॉइंट होंगे स्टेशनरी वेव पर उनको एंटी नोड कहते हैं। अभी मैं बना के भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये दो वेव्स हैं अपोजिट ट्रेवल कर रही हैं। ज़रा गौर करें, जब ये कंस्ट्रक्टिव होती हैं तो ये ब्लू वेव इनकी क्या है, ये ब्लू वेव इनकी रिजल्टेंट वेव है। तो हमने कहा ना कि ये अप एंड डाउन होती जाती है एक ही जगह पे, तो ज़रा गौर करें ये एक ही जगह पे अप एंड डाउन हो रही है। ये वाला जो पॉइंट जिस पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये देखें, इसकी लोकेशन हमेशा एक जैसी रहती है और इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये नोड है। और ये वाला ज़रा पॉइंट देखें, ये जो अप एंड डाउन मूव कर रहा है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट है, तो ये एंटी नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और याद रखिएगा अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं या ट्रांसफर वेव हैं तो हम नोड या एंटी नोड का वर्ड वहाँ यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ हम ट्रफ और क्रस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम नोड और एंटी नोड को एक्सप्लेन करते हैं कि नोड क्या है और एंटी नोड क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ज़रा देखें नोड। द पोजीशन ऑफ नोड इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लैम्डा बाई 2। ये n लैम्डा बाई 2 पे होता है, यानी ये हर हाफ वेव के बाद आ जाएगा, हर हाफ वेव के बाद। और ज़रा गौर करें, क्या ये हाफ वेव के बाद नहीं आ रहा, ये यहाँ से यहाँ ये हाफ वेव है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हुआ ना। और इसी तरह आप ये देखें कि ये है तो ये n1 है। एनर्जी इज़ ज़ीरो एट द नोड। एनर्जी जो है वो नोड पे ज़ीरो होती है क्योंकि पार्टिकल्स वहाँ पे स्टिल खड़े होते हैं, ना वो अप हो रहे होते हैं ना डाउन हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे कोई एनर्जी नहीं होती इनमें। अच्छा, नोड टू नोड जो फासला होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है। हाफ वेव होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो हाफ वेव लैम्डा बाई 2 होगी। एंटी नोड और एक एंटी नोड, दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान फासला भी लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है जी। तो एंटी नोड क्या होते हैं? द पोजीशन ऑफ एंटी नोड इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n इंटू लैम्डा बाई 4। अब दोबारा एक दफ़ा ज़रा वेव को देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें ज़रा, अगर मैं कहता हूँ यहाँ से वेव शुरू हुई यहाँ से, तो एंटी नोड देखें ये लैम्डा बाई 4 पे ही आ जाएगा ना। और अगर यहाँ से भी मैं कहूँ ये वेव शुरू हो रही है तो ये देखें यहाँ तक ये लैम्डा बाई 4 ही है। तो ये पीक जो है वो मीन पोजीशन से लैम्डा बाई 4 के बाद पीक वैल्यू आ जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हर मीन पोजीशन के बाद पीक वैल्यू लैम्डा बाई 4 के बाद आ जाती है, इसलिए ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4 कह रहा है इसको। तो ये देखें, और यहाँ पे ये सारे ज़रा गौर करें, ये ऑड मल्टीपल्स हैं और यहाँ पे इवन और ऑड सारे ही हैं।
तो ये देखिए एनर्जी इज मैक्सिमम एट एंटी नोड, ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी, और नोड से एंटी नोड का फासला λ/4 होगा। नोड से नोड λ/2, 2 कंजेक्टिव एंटी नोड λ/2, लेकिन 2 कंजेक्टिव नोड टू एंटी नोड λ/4। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने लिख दिया और यहाँ मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर दिया। ये नोड है तो ये देखें λ/4 के बाद एंटी नोड आ गया, लेकिन अगर 2 कंजेक्टिव नोड में फासला देखा जाए तो वो λ/2 है। इसी तरह 2 कंजेक्टिव एंटी नोड्स में फासला देखा जाए तो वो भी λ/2 है। और एक वेव का भी निशान नीचे पूरा आपको दिखाया गया कि कैसे वो होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग में अब याद रखिएगा, ये जो प्रीवियस डायग्राम मैंने दिखाई है ये स्टेशनरी वेव स्ट्रेच स्ट्रिंग में ही बनी हुई है ये वाली, ठीक है जी। ये स्टेशनरी वेव है और ये स्ट्रेच स्ट्रिंग में आ रही है, तो इसी की बात हो रही है। तो आप ज़रा बात को गौर से सुने, ये Fn इंटू एम F1 होती है। अब हमने फ़र्ज़ किया कि हमने एक स्ट्रेच स्ट्रिंग ली और उसको हमने बांध दिया, ठीक है, दोनों एंड से अच्छी तरह से एक रिजिड सपोर्ट के साथ उसको हमने बांध दिया। तो याद रखिएगा, अगर इफ़ n इंक्रीजेज, यानी अगर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ जो हो रही है। और v रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल सिचुएशन, तो v कांस्टेंट रहेगा। टेंशन इन स्ट्रिंग उसको हम n कह लेते हैं, या नॉर्मल रिएक्शन, ये वैसे फोर्स भी कह सकते हैं इसको। और जनरल फार्मूला जो वेवलेंथ के लिए होगा ये 2L/n होगा। और इफ़ n इज़ डिक्रीजेस, अब ये उल्टा हो जाएगा, ये देखें, इफ़ तो लैम्डा इंक्रीज़ हो जाएगा, f डिक्रीज़ हो जाएगा, और मैस पर यूनिट लेंथ जो होती है वो किलोग्राम पर मीटर होती है। जो मैस पर यूनिट लेंथ होती है वो किलोग्राम पर मीटर होती है। तो ये आप देख सकते हैं स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब इसको मैंने कुछ इस तरह बनाया कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास प्लकिंग लेंथ जो है वो हाफ है, यानी आपने इसको सेंटर से रस्सी को प्लग किया तो एक लूप बनेगा। एक लूप हाफ वेव होती है, लेंथ रस्सी की L है, तो ये λ/2 इंटू L हो जाएगा, ठीक है जी। ये फर्स्ट हार्मोनिक होगी, ओवरटोन जो है ये फंडामेंटल ओवरटोन होगी। ओवर आप ये समझें कि हार्मोनिक से जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम ओवरटोन बोलेंगे। तो फर्स्ट जो है इसको अभी मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ। तो यहाँ से देखें, ये 2 इधर जाके अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो λ=2L हो जाएगा। तो F इज़ इक्वल टू, ये V इज़ इक्वल टू F लैम्डा हमने लगाया, V इज़ इक्वल टू F लैम्डा लगाया और लैम्डा की जगह ये 2L लगा दिया। तो ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गई। और ये 2L/1 ये पहले लूप की वेवलेंथ बन गई। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इसी तरह अगर 2 लूप बन जाए तो देखें λ=L हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ओवरटोन होगी और सेकंड हार्मोनिक होगी, तो F2 2F1 हो जाएगा ये। और यहाँ भी लैम्डा की, ये देखें, ये 1 की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि लूप 2 आ गए। तो इसका मतलब नीचे जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो नंबर ऑफ लूप्स हैं वेवलेंथ में। और अगर 3 लूप हो जाएं तो थर्ड हार्मोनिक होगी और सेकंड क्या हो जाएगी, ये ओवरटोन हो जाएगी। और फिर हम इसको V=F लैम्डा लगा के ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 3F1 हो जाएगा। यानी यही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मल्टीप्लाई होती जाएगी, ये याद रखिएगा। और ये आप ड्राइव भी करके देख लें, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। और ये लैम्डा हो जाएगा 2L/3, यानी ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो जिससे डिवाइड हो रहा है वो नंबर ऑफ लूप हैं। जब एक लूप था तो वेवलेंथ 1 से डिवाइड हुई, जब 2 लूप थे तो वेवलेंथ 2 से डिवाइड हुई, और जब 3 लूप थे तो वेवलेंथ 3 से डिवाइड हुई। तो देखें, अगर nth लूप हो जाएं, तो nth हार्मोनिक पे चले जाएंगे। और क्योंकि फंडामेंटल देखें, ज़रा गौर से देखें, ओवरटोन एक कम है तो ये n-1th हो जाएगी ओवरटोन, और Fn=NF1 और 2L/n हो जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला हो गया इसका वेवलेंथ का, और ये जनरल फार्मूला हो गया इसका जी हमारे पास, ठीक है। ये आप ज़रा गौर से देखें फ्रीक्वेंसी का। तो इसी तरह एन ऑर्गन पाइप। अब ये ऑर्गन पाइप क्या होता है? ऑर्गन पाइप आप बांसुरी को भी कह सकते हैं, आप ऑर्गन पाइप वो जो डिस्को में बैंड बजता है उसको भी कह सकते हैं, जो शादी ब्याह पे बड़े बाजे बज रहे होते हैं उनको भी ऑर्गन पाइप में आप कंसिडर कर सकते हैं। और जो बांसुरी की टाइप का एक आला जो है वो बजा रहा होता है म्यूज़िक का, उसको भी आप ऑर्गन पाइप कह सकते हैं। तो वो जो अब बांसुरी का जो सुराख बंद करना है वो असल में एक एंड को क्लोज़ करना है
और अगर बांसुरी को आप ओपन छोड़ के बजाएं या ऑर्गन पाइप को या उस बाजे को जो शादी ब्याह में बजता है उसको ओपन छोड़ के बजाएं और वो बटन ना प्रेस करें, तो इसका मतलब है उसके दोनों एंड ओपन है। एक एंड कौन सा होगा? जहाँ से फूंक मारी जाएगी मुंह लगा के, एक एंड वो होगा और एक एंड वो होगा जो अपनी उंगलियों से हम बंद कर रहे होते हैं। तो इस वक्त हमने कंसिडर किया कि एक ऑर्गन पाइप है और उसके दोनों एंड ओपन है। तो एक तो बात आपने याद रखनी है, यहीं से मैं आपको समझा दूं, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। ये देख लें, ये दोनों एंड ओपन है तो दोनों एंड पे एंटी नोड बन रहा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होंगी जैसे अभी आपने देखी रस्सी वाली। तो ये देखें यहाँ पे λ/2 बन गया, तो ये पहली हार्मोनिक फंडामेंटल ओवरटोन और वही फ्रीक्वेंसी वही वेवलेंथ जो स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग थी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक वेव पूरी हो गई, एक क्वार्टर वेव, ये क्वार्टर ये और हाफ ये, दो क्वार्टर और एक हाफ, तो पूरी वेव बन गई ना एक। तो ये λ=L हो गया। तो ये सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट जो है ओवरटोन और 2f1, और ये देख लें उसी तरह वेवलेंथ और उसी तरह फ्रीक्वेंसी चल रही है। और इसमें भी देख लें वही सेम कैलकुलेशन और वही सारा कुछ यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे ज़रा आपने थोड़ी सी गौर करनी है कि जब दोनों एंड ओपन होते हैं ना तो हार्मोनिक्स कैसी होती हैं। हार्मोनिक्स 1 से लेके n तक होते हैं, यानी इसमें इवन भी होती हैं, ऑड भी होती हैं, और इसी तरह ओवरटोन भी इवन भी होंगी और ऑड भी होंगी। और एक और बात जो ऑब्जेक्टिव के लिए और एंट्री टेस्ट के लिए आपको याद रखनी है वो क्या है कि जब दोनों एंड ओपन होंगे तो दोनों ओपन एंड्स में हमेशा एंटी नोड एक ज़्यादा होगा नोड से। तो ज़रा अगर ये पहले वाला मोड देखें, फर्स्ट हार्मोनिक देखें, तो इसमें दो एंटी नोड है और एक नोड है। सेकंड हार्मोनिक देखें तो इसमें दो नोड हैं और तीन एंटी नोड हैं। इसी तरह थर्ड हार्मोनिक देखें, इसमें तीन नोड हैं और चार एंटी नोड हैं। तो अगर दोनों एंड ओपन हुए तो एंटी नोड हमेशा एक ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, देखें अब एक एंड ओपन है और एक क्लोज है ऑर्गन पाइप का, यानी बांसुरी का आपने एक सुराख बंद कर लिया अपनी हाथ से तो आवाज़ चेंज हो गई। तो देखें क्लोज एंड पर हमेशा क्या बनेगा? नोड, और ओपन एंड पे मैंने बताया हमेशा एंटी नोड। तो अब तो क्वार्टर वेव बन रही है सिर्फ, तो ये λ/4, तो ये लैम्डा इधर चला जाए, लैम्डा ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो λ=4L हो जाएगा। तो v=f लैम्डा लगाएंगे, v=f लैम्डा लगा के फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और यहाँ पे आप जब लैम्डा की 4L वैल्यू लगाएंगे तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल आएगी और वेवलेंथ होगी λ/4, क्योंकि क्वार्टर वेव है वैसे ही देख लें। अब ये एक क्वार्टर है और एक हाफ वेव है, ठीक है जी, एक क्वार्टर है और एक हाफ वेव है, तो 3/4 लैम्डा। तो ये देखें थर्ड हार्मोनिक हो गई और फर्स्ट ओवरटोन हो गई, तो ये 3f1 हो गया और ये 5f1 हो जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी आगे। अब ज़रा बात को आपने गौर से समझना है इसको भी। इसमें ज़रा देखें जब दोनों एंड ओपन थे तो इवन और ऑड मैंने बोला सारी फ्रीक्वेंसीज थी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ओड हार्मोनिक्स हैं, सिर्फ ओड हार्मोनिक्स। यानी पहली हार्मोनिक फंडामेंटल है, थर्ड पे फर्स्ट ओवरटोन है, फिफ्थ पे सेकंड ओवरटोन है, और इसी तरह nth चलते हैं तो n-1 हो जाएगा ये भी, और ये 2n-1 होगा। इसको गौर से देखें, v=f लैम्डा में जब मैंने बोला यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालें, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली, λ=4L जब यहाँ लगाया तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल आई। और ज़रा फ्रीक्वेंसी भी देख लें, ये सारी ऑड फ्रीक्वेंसीज हैं, तो यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे n की वैल्यू सिर्फ ऑड होंगी, इस वाले n की वैल्यू सिर्फ ऑड होंगी। n क्या होगा? 1 3 5 7 9 इस तरह करके होंगी। और इसी तरह ज़रा यहाँ देख लें तो ये λ/4 है, तो ये थर्ड और ये फिफ्थ, और इसी तरह आगे 7 फिर 9 और इसी तरह ये मल्टीप्लाई, तो ये 2n-1 λ/4 हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।